नमस्कार, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पाठ 1 हम पढ़ चुके। पाठ 1 में हमने पढ़ा कि सजीव जगत क्या है, सजीवों के लक्षण क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इनके बारे में हमने जाना। उसी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जैव विविधता। तो जैव विविधता में हमने पढ़ा था कि पूरे संसार में बहुत से प्रकार के मिलियंस प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। अब जीव विज्ञान में सबका अध्ययन करना है, तो इनका अध्ययन करने के लिए हम कैसे अध्ययन कर पाएंगे? मान लीजिए इतने सारे हमको अध्ययन करने हैं, तो क्या किया गया? हमने पिछले पाठ में ही पढ़ा था कि इन जंतुओं का, पौधों का वर्गीकरण कर दिया गया, वर्गकों में बांटा गया, जिनकी अलग अलग इकाई थी। सबसे छोटी इकाई जाति थी और सबसे बड़ी इकाई जगत थी। तो विभिन्न समान लक्षणों के समूह बना बनाकर इन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। अब उन्हीं वर्गों में यदि हम पूरे समूह में से किसी एक का अध्ययन कर लेते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि हमने सारे के लक्षणों को जान लिया। उदाहरण के लिए जैसे हमने मालवेसी कुल, पौधों का एक कुल होता है मालवेसी कुल। उस मालवेसी कुल के अंतर्गत बहुत सारे पौधे आते हैं। उनमें से यदि अपन ने किसी एक का अध्ययन कर लिया, तो समझ लीजिए कि मालवेसी कुल के जितने पौधे हैं हमने सबका अध्ययन कर लिया, सबके बारे में हमें पता चल गया। ऐसे ही जंतुओं में यदि हमने किसी एक कुल का अध्ययन कर लिया, कोई भी कुल या कोई भी समूह का अध्ययन कर लिया, तो उस समूह के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं सभी के बारे में हमको पता चल जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लेसन 2 है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स पार्ट 1। इसके अंदर जीव जगत वर्गीकरण इसलिए आवश्यक था क्योंकि सबका अध्ययन करना था। तो जैव विविधता, इसके बारे में हमने पिछले पढ़ा। अब जब वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, तो सबसे पहले यदि हम इतिहास की ओर जाएं, तो हमारे भारत में महान हस्तियां रही हैं, जिनमें से चरक और सुश्रुत, इनका नाम ज्यादा लिया जाता है। चरक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चरक संहिता, और सुश्रुत ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। चरक ने जिस ग्रंथ का वर्णन किया, चरक का यदि अपन ग्रंथ पढ़े चरक संहिता, तो उसमें 200 प्रकार के जंतु और 340 प्रकार के पौधों के बारे में लिखा गया है। मतलब उस समय चरक ने इतने प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार, विभिन्न लक्षणों वाले जंतुओं के बारे में वो जानते थे, और इतने प्रकार के पौधों के बारे में जानते थे। और भी जंतु थे और भी पौधे थे, लेकिन उनका अध्ययन वो उस समय तक नहीं कर पाए थे। यदि हम आगे चलें तो सुश्रुत को सर्जन कहा जाता, चिकित्सक कहा जाता, सर्जन। ये ऑपरेशन कर लेते थे जंतुओं का, और ये बहुत सी दवाइयों के बारे में जानते थे, इलाज करते थे, जड़ी बूटियों द्वारा ये इलाज भी करते थे। और इनका भी पूरा जो ग्रंथ है उसमें पूरा सर्जरी के पूरे वर्णन किए गए हैं। मस्तिष्क भेषज सर्जरी तक उन्होंने वर्णन किया है। मतलब ये जंतुओं की आंतरिक कार्यकी के बारे में भी जानते थे, और पौधों के ऐसे लक्षण जो औषधीय रूप से उपयोगी हैं उनके बारे में भी ये जानते थे। उन्हीं के द्वारा ये इलाज करते थे। उसके बाद महर्षि पाराशर, ये एक आयुर्वेदाचार्य थे, और ये आयुर्वेद में इन्होंने विभिन्न पौधों के बारे में अध्ययन किया हुआ था। आयुर्वेद का मतलब होता है जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करना। तो ये जड़ी बूटियों द्वारा इलाज को जानते थे और जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करते थे। और इन्होंने, इनका यदि ग्रंथ पढ़ा जाए तो इन्होंने जो लिखा है पौधों के बारे में, उसमें इन्होंने बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया है अलग अलग कुलों को, उनके लक्षणों को, फैमिलीज, जो आज हम जिनको फैमिलीज बोलते हैं, फैमिली मालवेसी, फैमिली ग्रेमिनी, ऐसा अलग अलग पौधों को बांटते हैं अलग अलग कुलों में। उन सब के बारे में महर्षि पाराशर ने लिखा हुआ है उस समय। अब आधुनिक तरफ आते हैं, तो आधुनिक तरफ में सबसे पहले जो आजकल के इतिहास में मौजूद है, सबसे पहला वर्णन वर्गीकरण का किया है अरस्तु।
अरस्तु ने क्या वर्णन किया? अरस्तु ने कहा कि पूरे संसार में जो भी सजीव है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, पौधे में और जंतु में। पौधे और जंतु। इन्होंने अरस्तु जो है इन्होंने जंतुओं के बारे में ज्यादा वर्णन किया। इन्होंने जंतुओं को दो भागों में बांटा। वास्तव में अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक। और इन्होंने पौधों को जंतुओं को दो भागों में बांटा। किस आधार पर बांटा? आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर। आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांट दिया और कहा कि जितने भी जंतु हैं ये केवल इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जिनमें आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, यानी ऐसे जंतु जिनका रक्त लाल होता है, और ऐसे जंतु जिनमें आरबीसी नहीं होती उनका रक्त लाल नहीं होता। तो उस आधार पर अरस्तु ने पूरे जंतुओं को दो भागों में बांट दिया। इसे कहा गया द्विजगत वर्गीकरण, जो बाद में जाकर अमान्य हो गया क्योंकि जंतुओं में इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के लक्षण थे। अब थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये जंतु विज्ञान के जनक और ये है थियोफ्रेस्ट, इन्हें कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्ट जो थे इन्होंने पौधों को वनस्पति विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने पौधों को बहुत ही उनके बाहरी लक्षणों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया। किन भागों में बांटा? कि ऐसे पौधे जो बहुत छोटे छोटे हैं और हरे दिखते हैं उन्हें कहा इन्होंने शाक या हर्ब्स। हिंदी में कहते हैं शाक और इंग्लिश में कहते हैं हर्ब्स। फिर ऐसे पौधे जो छोटे छोटे थे लेकिन कटीले थे, उनमें कांटे थे, उनके पौधे कड़क थे, उनके तने कड़क थे, उन्हें कहा गया झाड़ी। उन्हें कहा गया झाड़ी और इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है श्रब। और तीसरा भाग जो इन्होंने बनाया वो है वृक्ष, और वृक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है ट्री। तो थियोफ्रेस्ट ने वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया और क्या बताया कि पूरे पौधों को बाहरी आकार के आधार पर तीन भागों में बांट दिया। शाक, हर्ब्स, झाड़ी, श्रब एंड वृक्ष यानी ट्री। वृक्ष जो लंबे लंबे वृक्ष होते, बड़े बड़े विशाल आकार के वृक्ष होते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पौधे जो हैं वो जंतुओं ने जैव विविधता के आधार पर जीव विविधता का वर्गीकरण किया गया। तो पौधों को और जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, जिसमें चरक संहिता में 200 जंतु और 340 पौधे के बारे में हमें मालूम था। सुश्रुत चूंकि सर्जन थे और वो ऑपरेशन करते थे, फिर औषधियों द्वारा इलाज करते थे, तो उन्हें भी जंतुओं की आंतरिक जो आकार की कार्य के बारे में मालूम था। इलाज करते थे मतलब उन्हें पौधों के औषधि गुणों का भी मालूम था। महर्षि पराशर आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने वर्तमान में जो वर्गीकरण है उस तरह से भी वर्गीकरण वनस्पति का किया हुआ है। लक्षण, कुल और फैमिलीज में बांटा हुआ है। इसके बाद आधुनिक की तरफ हम आए तो अरस्तु ने बांटा। अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। और अरस्तु ने किस आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा? आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर, लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर। उन्होंने बोला दो प्रकार के जंतु हैं जिनमें लाल रक्त पाया जाता है और जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता।
थियोफ्रास्ट को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने पौधों को 3 भागों में बांटा, हर्ब, श्रब एंड ट्री, शाख, झाड़ी एंड वृक्ष। हरे पौधे जो छोटे छोटे हैं उन्हें हर्ब, ऐसे पौधे जो छोटे तो हैं किंतु कटीले हैं, उनका तना कड़ा है, उन्हें कहा गया झाड़ी या श्रब, और बहुत बड़े बड़े वृक्षों को, पौधों को वृक्ष कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं हम वर्गीकरण में। आगे की ओर चलते हुए हम देखते हैं कि आगे ये जो द्विजगत वर्गीकरण था ये अमान्य हो गया। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां दर्शाई कि पौधों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और आरबीसी के आधार पर यदि बांटे तो भी पौधे, जंतुओं में भी बहुत सारे अंतर हैं, और अपन भी जानते हैं रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो इनको आपत्तियों को दर्ज किया गया, और आपत्ति को दर्ज करने के बाद वैज्ञानिक थे R.H. विटेकर। इनका नाम क्या है? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने संपूर्ण जगत को, जितने भी पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनको 5 भागों में बांटा, और उस 5 भागों में बांटे को जो वर्गीकरण हुआ उसे कहा जाता है 5 जगत वर्गीकरण। उसे कहा जाता है 5 जगत वर्गीकरण। विटेकर ने बहुत ज्यादा अध्ययन किया होगा, क्योंकि इसके पहले कार्ल लिनियस, अरस्तु और थियोफ्रास्ट के बाद कार्ल लिनियस ने भी वर्गीकरण किया, लेकिन उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो भी ऊपरी था। तो अरस्तु से लेकर कार्ल लिनियस तक सभी के वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहा गया, क्योंकि उन्होंने केवल बाहरी लक्षणों को देखकर वर्गीकरण कर दिया था। बाद में जैसे जैसे और वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई तो कैलोरस लिनियस ने आगे काम किया, उन्होंने पुस्तकें भी लिखी, और उनकी एक पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरली। कार्ल लिनियस की एक पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरली। फिर दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी स्पीशीज प्लांटेरम। दूसरी पुस्तक लिखी उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम लिखी, और इसमें जंतुओं के और भी लक्षणों का वर्गीकरण किया। फिर भी इसे कृत्रिम वर्गीकरण ही कहा गया। बाद में जब डार्विनवाद आ गया, लैमार्कवाद आ गया, इन्होंने विकास की पूरी एक परिभाषा ही बदल कर रख दी, तो उसके बाद में एकदम क्रांति आ गई, और फिर और भी वर्गीकरण किए गए, जिन्हें फिर जातिवृत्त और जैव विकास पर आधारित किया गया। उसके आधार पर जो वर्गीकरण हुआ वो कौन सा हुआ? 5 जगत वर्गीकरण, और ये आज भी मान्य है। R.H. विटेकर ने जब वर्गीकरण किया तो कुछ आधार बनाए उसने। वो आधार थे, पहला आधार था कोशिका संरचना की जटिलता, यानी संपूर्ण, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, सभी को उसने कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर पहला आधार माना। दूसरा आधार माना शरीर संगठन की जटिलता, तीसरा आधार माना पोषण विधि, और चौथा आधार माना जीवन पद्धति। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले उन्होंने वर्गीकरण का आधार बनाया कोशिका संरचना की जटिलता को। तो उन्होंने कहा कि कुछ जंतु जो है वो प्रोकैरियोटिक है और कुछ यूकैरियोटिक। समझते हैं आप इसको? नहीं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पूरे संपूर्ण जगत में जो भी पौधे और जंतु थे उनको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। किस आधार पर? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? तो यहाँ पर लिखते हैं सर, संपूर्ण सजीव को किस आधार पर बांटा? कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर। यानी कुछ जीव जो थे वो कैसे थे? प्रोकैरियोटिक, और कुछ जीव जो थे वो थे यूकैरियोटिक।
जो प्रोकैरियोटिक थे, इनको पूरे को उठाकर एक जगत बनाया और उसका नाम रखा जगत मोनेरा। यानी पूरे संसार में जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको जगत मोनेरा में रख दिया। अभी 4 जगत बाकी हैं, तो मतलब जो 4 जगत पूरे हैं वो किसके अंतर्गत आ गए? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ गए। तो ये किस आधार पर किया गया? कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर वर्गीकरण हुआ। सबसे पहला आधार ये था कोशिका संरचना की जटिलता। इस आधार पर संपूर्ण जगत को 2 भागों में बांट दिया जंतुओं को, जिसमें से प्रोकैरियोटिक का एक जगत कौन सा बन गया? जगत मोनेरा। बाकी के उन्होंने 4 जगत बनाए। कौन से जगत बनाए? तो पहला जगत उन्होंने बनाया, दूसरा जो यूकैरियोटिक था जगत प्रोटिस्टा। हाँ, थोड़ा सा सेक्शन आ गया। अभी देखें अपन कि R.H. व्हिटेकर ने पहला आधार कौन सा माना? कोशिका संरचना की जटिलता। उसमें 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, केंद्रक नहीं। यूकैरियोटिक केंद्रक है। तो एक जगत जो पूरा का पूरा था, जिनमें क्या लक्षण के आधार पर बांटा? केंद्रक नहीं है। अब दूसरे का लक्षण यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक है। तो बाकी के जो 4 जगत थे उनको किसके अंतर्गत रखा? यूकैरियोटिक के। उन 4 जगत में जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत कवक, चौथा जगत प्लांटी और 5वां था जगत एनिमेलिया। ये समझ में आ गया आपको कि पहला लक्षण जो लिया वो किस आधार पर लिया? केंद्रक है या केंद्रक नहीं है। केंद्रक नहीं है, पूरे जंतुओं को उठाकर किसमें रख दिया? जगत मोनेरा। अब केंद्रक नहीं है, ऐसे जंतु कौन से होते हैं? जो बहुत ही अविकसित होते हैं। इसके अंतर्गत विषाणु, जीवाणु ये सब आ गए इसमें, और कुछ नील हरित बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब इसके अंतर्गत आ गए। ये समझ में आ गया। अब अपन आते हैं दूसरे आधार पर। तो दूसरा आधार जो था, जितने भी यूकैरियोटिक जीव थे, अब यूकैरियोटिक जीव को जो कैरियोटिक जीव थे इनको यूकैरियोटिक जीव को फिर बांटना था। तो यूकैरियोटिक जीव के लिए दूसरा आधार लिया गया। कौन सा आधार लिया गया? शरीर संगठन की जटिलता। शरीर संगठन की जटिलता मतलब जो जंतु है, जो जीव है, वो एक कोश की है या बहुकोषीय? एक कोश की है या बहुकोषीय? तो जितने भी एक कोश की थे उनको रख दिया गया जगत प्रोटिस्टा में। उनको कहाँ रख दिया गया? जगत प्रोटिस्टा में। यानी जगत प्रोटिस्टा में कौन से जंतु आएंगे? वो एक कोशिकीय होंगे। और दूसरा लक्षण क्या होगा इनमें? यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक होगा। जगत प्रोटिस्टा में जो है वो एक कोशिकीय होंगे और केंद्रक भी पाया जाएगा। अब बाकी के जो 3 बचे, वो बाकी के 3 जो थे ये हैं जगत कवक और जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। जगत कवक, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया।
तो ये तीन जो है ये कैसे है, एक कोश की, और ये तीनों के लक्षण कौन से हैं, बहुकोश की। अब देखिए एक के बाद एक अलग होता जा रहा है। पहला जो आधार था, पहले आधार के आधार पर जो प्रोकैरियोटिक था वो अलग हो गया। अब जो यूकैरियोटिक थे 4, उनमें से एक अलग हो गया क्योंकि ये एक कोश की है। अब बाकी कितने बचे, 3। ये 3 भागों में क्यों बांटा, तो उनके 3 भागों में बांटने का भी कारण था, वो अब अपन आगे देखते हैं ना। ये कौन से है, बहुकोश की यूकैरियोटिक। देखिए लक्षण बढ़ रहे हैं। पहला क्या था, केवल प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक। अब ये 3 किस में आ गए, यूकैरियोटिक बहुकोश की, यूकैरियोटिक बहुकोश की। तो अब हम वर्गीकरण देखते हैं कि यूकैरियोटिक बहुकोष्ठी का वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो यूकैरियोटिक बहुकोष्ठी, ये 2 लक्षण है, यूकैरियोटिक भी है और बहुकोष्ठी भी है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तीसरे नंबर पर है जगर, कवक, और चौथे नंबर पर है जगर एनिमेलिया, जगर प्लांटिया, और 5वें नंबर पर है जगर एनिमेलिया। अब देखिए इनमें कैसे डिफरेंस है। ये किसके पार्ट में है, यूकैरियोटिक बहुकोश की, इसमें से यूकैरियोटिक, इसमें से बहुकोश की। अब तीसरा आधार क्या था, तीसरा आधार था कौन सी विधि, पोषण विधि। पोषण विधि के आधार पर अब इन तीनों को बांटा गया। ठीक, देखिए कैसे बांटा गया। तो इसमें ये जो थे कवक, प्लांटी और एनिमेलिया किस आधार पर किया गया, बांटा गया किस आधार पर कि ये स्वकोशी है या परकोशी है। तो इनमें से अपन यदि देखें तो ये स्वकोशी है और ये कैसे है, परकोशी। ये भी कैसे है, परकोशी। ठीक, अब स्वकोशी अलग हो गया, यानी पौधे की विशेषता क्या है, स्वकोशी, बहुकोश की, यूकैरियोटिक। पौधा कैसा है, स्वकोशी है, बहुकोश की है, यूकैरियोटिक। और जंतु कैसा है, परकोशी है, बहुकोश की है, यूकैरियोटिक। कवक कैसा है, परकोशी है, बहुकोश की है, यूकैरियोटिक है। अब यहाँ पर ये भी परकोशी है और ये भी परकोशी है। तो अब कैसे डिफरेंस किया जाए, तो इसमें डिफरेंस किया गया भोजन ग्रहण करने की विधि। भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, यूकैरियोटिक, बहुकोशीय, और कैसे है ये, परकोशी। कौन कौन है इसे, चौथे नंबर पर जगर, कवक, 5वां जगर एनिमेलिया। अब दोनों कैसे हैं, यूकैरियोटिक भी है, बहुकोश की भी है, और कैसे है, परकोशी भी। तो फिर कैसे डिफरेंस किया उन्होंने भोजन ग्रहण करने की विधि देखी। तो उन्होंने देखा कि कवक जो है ये भोजन का अवशोषण करते हैं, और जो एनिमेलिया है ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। अब देखिए कवक की विशेषता हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये अवशोषी होते हैं, परकोशी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशीय होते हैं। यदि हम जंतुओं की विशेषता, एनिमेलिया जंतु जगत की विशेषता देखें तो ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, परकोशी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशीय। समझ गए आप लोग। अब देखिए अब हम 5 जगत के लक्षण एक साथ अलग अलग लिखेंगे। 5 जगत
ये किसने दिया था? ये दिया था किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। किस आधार पर दिया था? कोशिका संरचना की जटिलता, यानी वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। शरीर संगठन की जटिलता एक कोश की है या बहुकोश की। पोषण विधि स्वाकोशी है या परकोशी। और जीवन पद्धति उत्पादक है, यानी हरे पौधे हैं, केवल उपभोग करते हैं या फिर अपघटक करते हैं। तो यहाँ पर अपघटक और उपभोक्ता में कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव। कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव। ये पूरी जो जीवन पद्धति है ये पूरे जंतुओं के लिए है, जिसमें अपघटक में लगभग सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। चलिए अपन देखते हैं। पहला जगर मोनेरा, इसके लक्षण क्या होंगे? इसी आधार पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर आप देखते जाएं तो ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक। इसमें जितने भी इस पूरे समूह में हम पूरे उन जंतुओं को रख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक है, यानी जिनमें केंद्रक नहीं है। फिर अपन आते हैं अगले जगत पर, जगर प्रोटिस्टा। ये कैसे है? इनमें उन सभी जीवों को रखा गया जो यूकैरियोटिक हैं और एक कोशिकीय हैं। यूकैरियोटिक एंड एक कोशिकीय। फिर अपन आते हैं अगले में, ये है जगर प्लांटी। इनके लक्षण अपन देखें तो पहले में अपन आएंगे तो क्या है? ये यूकैरियोटिक। फिर ये कैसे है? बहुकोश की। देखिए डिफरेंस आता जा रहा है। एंड स्वकोशी। चौथे में आया अपन यदि जगर कवक। जगत कवक में यदि अपन आएंगे तो ये यूकैरियोटिक भी है, फिर ये बहुकोशी भी है, फिर ये स्वकोशी नहीं है। ये कैसे है? परकोशी। और ये अपने भोजन को किस तरह से ग्रहण करते हैं? अवशोषण द्वारा। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? अवशोषण द्वारा। अब पांचवा जगत आता है जगर एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया अपन आए यहाँ पर यूकैरियोटिक है, फिर उसके बाद में कैसा है? बहुकोशी है, फिर उसके बाद में कैसा है? परकोशी है। और अंतर किसमें आ गया? ये भोजन का क्या करता है? अंतर ग्रहण करके पाचन करता है। तो इस तरह विभिन्न लक्षणों के आधार पर आप सीखेंगे कि व्हिटेकर ने वर्गीकरण किया, जो कि पूर्णतः तार्किक था और तर्कसंगत था। इसे कहते हैं व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। इनके बारे में, इनके अलग अलग लक्षणों के बारे में अपन अगले वीडियो में देखेंगे।